बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी इम्पोर्टेंट क्यूरीज अबाउट पीएमएस एग्ज़ाम जो आपका अपकमिंग आ रहा है उसके बारे में। कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, हो सकता है मैं एक सीरीज़ शुरू करूं जो आपके क्वेश्चंस के आंसर से रिलेटेड हो, बजाय कि मैं आपको इंडिविजुअली आंसर करूं। हो सकता है वो प्रॉब्लम बहुत से लोगों को फेस करना पड़ रहा हो या उसकी जर्नी के दौरान वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हों, तो मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वो क्वेश्चंस हैं जो एक कैंडिडेट को पीएमएस की तैयारी के दौरान या पीएमएस के एग्ज़ाम के दौरान या पीएमएस के एग्ज़ाम देते हुए उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को आज मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, और उनका साथ साथ मैं क्वेश्चन भी देने की आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि आप अपने पास पेपर्स कहाँ से हासिल कर सकते हैं पीएमएस के। देखें, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आप या लीगल वर्सिटी एक ऐप वेबसाइट है, गूगल के ऊपर आप लिखेंगे लीगल वर्सिटी या इल्म की दुनिया, इन दोनों के ऊपर अवेलेबल है और दोनों ऑथेंटिक हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने सर्च क्या करना है। देखिए, 2016 के अंदर आपका पीएमएस का जो पीपीएससी ने सिलेबस था वो चेंज कर दिया था, तो उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो उसी सिलेबस के ऊपर ही है जो आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, सिलेबस आपने कैसे डाउनलोड करना है, पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ के पीएमएस के एग्जाम के अंदर वहाँ नीचे सिलेबस लिखा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, या आपको ऑनलाइन गूगल के ऊपर भी आप लिखेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। एक्चुअल चीज़ ये है कि पास पेपर आपने ढूंढने कौन कौन से हैं, तो 2016, 17, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 18 के अलावा 2016 से लेकर 2022 तक सारे अवेलेबल हैं। लीगल वर्सिटी के ऊपर भी जो रह जाएगा वो इल्म की दुनिया से आप कर ले। लीगल वर्सिटी का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक है और ये मैंने जितने देखे हैं वो सारे पास पेपर ओरिजिनल हैं, और जो हमने दिया था 2023 के अंदर जो सबसे लेटेस्ट हुआ है, ठीक है, तो वो वाला जो था वो लीगल वर्सिटी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था पास पेपर आप कैसे हासिल करते हैं। हर पेपर जो है ना वो वहाँ पे अवेलेबल होगा तकरीबन, कंपलसरी तो सारे ही अवेलेबल हैं, ऑप्शनल्स भी मोस्ट ऑफ जितने भी ऑप्शनल्स हैं वो सारे ही अवेलेबल हैं, ना भी हुआ तो किसी एक अल्टरनेट वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी कि आप क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स कैसे बनाएं। देखें, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको जनरल बात बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन जब भी आए ना उसके आपने पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू मेक हेडिंग्स इन क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट करें यही क्वेश्चन आया कि हाउ टू मेक हेडिंग्स, तो आप कैसे सवाल को ब्रेक डाउन करेंगे। पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद मेन हेडिंग है कि हेडिंग्स सवाल के अंदर कैसे बनाते हैं, तो आपने 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं वो पॉइंट्स आपने उसके अंदर बयान करने हैं और उसके बाद उसका कंक्लूजन लिखना है। ये है 20 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करें सवाल को, और ब्रेक डाउन कैसे करें अकॉर्डिंग टू इट्स मार्क्स। फर्स्ट करें, उसने सवाल दिया हुआ है डिफाइन साइकोलॉजी, गिव इंपॉर्टेंट फील्ड्स या इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, और डिस्कस बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी। अब ये उसने 3 हिस्से बना दिए सवाल के, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला हिसाब नहीं करना, बल्कि इसमें आपने सवाल के पार्ट्स के ऊपर फोकस करना है। पहले आपने साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके स्कोप के ऊपर, और स्कोप उसकी मैन डिस्कशन की बात है। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैन चीज़ क्या है, तो मैन चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा लिखना है। ठीक है, 1.5 पेज 2 पेज इनफ होंगे क्वालिटी कंटेंट वाइज अगर आप लिखते हैं। ठीक है, विद एग्जांपल विद सारी चीज़ें। और फिर तीसरे पे बिहेवियरिज्म है अगर, तो वो 3 चीज़ें। अब सवाल जो है ना उसको मैं साइकोलॉजी का इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत से लोगों का ये साइकोलॉजी का होता है, आप कोई भी सवाल लेकर उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वो देख लीजिएगा कि एक 20 नंबर का क्वेश्चन जो है उसके अंदर हम कैसे उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद ये है कि जीके को प्रिपेयर कहाँ से किया जाए, तो देखें पाक एमसीक्यूज और एमसीक्यूज प्लेनेट, ये 2 ऐसी वेबसाइट्स है जो आपके लिए मोर देन इनफ होंगी। अगर आप यहाँ से ही सिर्फ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस और इस्लामियात या उर्दू या जो भी जीके के पेपर के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं वो वहाँ से कवर कर लें आप, आपके 110% जो एमसीक्यूज हैं जीके के वो आप आराम से 40, 50, 60 को भी टच कर सकते हैं। दूसरे पे आपने क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पीपीएससी पास पेपर्स की बुक एक परचेज कर लेनी है इम्तियाज शाहिद की। देखें, याद रखिएगा कि जो सी एस एस पी एम एस का एस है उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा
जो फेलियर रेशो है वो है जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप पूरे पेपर अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते और पेपर भी थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो वो टफ पेपर तो होता है लेकिन उनके डाटा बैंक में से ही होता है। तो अगर आप पीपीएससी के लेटेस्ट पास पेपर्स को कवर कर लेते हैं ना, जो 2023 के भी होंगे, लेटेस्ट जो एडिशन है ना, सबसे गूगल के ऊपर आप लिखेंगे आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसको आपने ऑनलाइन परचेज कर लेना, 1000-1200 की बुक होगी, वो आपने परचेज कर लेनी, वो आपको हर एग्जाम के अंदर हेल्प आउट करेगी, आईबी के अंदर और बाकी भी, क्योंकि इनका डाटा बैंक तो एक ही है, करंट अफेयर्स भी एक जैसे रहते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स भी, उसके अंदर हर तरह की नॉलेज होगी, आपको एक्स्ट्रा भी होगा और जो पास पेपर आते रहते हैं, फिर पीएमएस के पास पेपर्स भी होंगे, तो ये भी आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि कैसे प्रिपेयर करना है जनरल नॉलेज को, उसका भी लिंक मैं कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, आपने फाइंड आउट कर लेनी है, दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी मेरी वीडियोस जो है ना वो आप देख लें, आपको हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स को ना सबसे ज़्यादा जर्नी के दौरान प्रॉब्लम ही यही आती है कि उनको के पास सवालात तो है लेकिन उनके पास इस तरह जवाबात नहीं है। वो उनको जवाबात मिलते हैं जब वो पेड कोर्सेज खरीदते हैं या अकेडमीज ज्वाइन करते हैं। तो बजाय ये कि आप अकेडमीज ज्वाइन करें, मेरे एक्सपीरियंस से आप लर्न करें, मैंने अगर कर लिया पास तो आप भी इसको आराम से पास कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर होता है। आप जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप 3 पेजेस को ना वैसे ही कोई भी टॉपिक ले लें और उसके ऊपर 3 पेजेस लिख दें, 3 साइड्स ऑफ पेजेस, तो आपको लग पता जाएगा कि 35 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ 3 पेजेस कवर करना मुश्किल होता है। कई लोग कहते हैं 3 पेजेस लिखना इनफ नहीं है, लेकिन अगर आप क्वालिटी का कंटेंट लिखना शुरू करें और सोच सोच के लिखना शुरू करें तो 3 पेजेस भी आपके लिए पहाड़ बन जाएंगे। ठीक है, ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर होता है और आपकी नॉलेज के ऊपर होता है। अगर आपका नॉलेज ठीक है और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आपका साथ दे रही है दिमाग का, तो आप 3 के बजाय 5-6 पेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपने ज़रूर करनी होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने जो एक काम किया था जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हुआ है अपने पेपर के अंदर, जब मैं बैठा हुआ था। हालांकि आपको मालूम है कि वहाँ पे ऐसा माहौल हो जाता है या इतना बंदा थक जाता है कि एग्जॉस्ट हो जाता है बिल्कुल ही। तो आपने क्या करना है कि एग्जाम से पहले अपने आप को ना मॉक टेस्ट देने, हर सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले। ठीक है, वो मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, आप ज़रूरी नहीं है फुल फ्लेज आप पेपर दें, आप 35 मिनट्स का एक जो होता है ना क्वेश्चन, वो 35 मिनट्स के अंदर अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, तो 35 मिनट्स ऑन एन एवरेज एक सवाल को आपने मस्ट देने होते हैं, या मिनिमम या मैक्सिमम आप इतने ही दे सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 मिनट तो आपको आउटलाइन और सोचने में लग जाएंगे और बाकी जो 32-33 मिनट्स हैं वो आपने एग्जीक्यूट करना होगा। तो आप वो 32-33 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपना सारा स्टफ जो लिखना है आपने, जो आपने सोचा हुआ होगा कि इतना मैं पेपर के अंदर लिखूं तो इनफ होगा, उतना लिखने की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो 1 या 2 सवाल ले लें और 35 मिनट्स दोनों को दे दें। ठीक है, पूरी प्रैक्टिस करके कि देखें कि कितने मैं टाइम लगा रहा हूँ उस सवाल के ऊपर। ठीक है, तो कोशिश करें 35 मिनट से नीचे नीचे टाइम हो। किसी में अगर टाइम बच जाता है तो आप उसमें एंड में फिर ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन आपने 35 मिनट्स का बेंच मार्क सेट कर लेना, उसके अंदर आपने क्वेश्चन को मैनेज करना है। और फिर ये याद रखिएगा कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना इस चीज़ की, तो आप 30 मिनट्स के अंदर अभी 4 to 5 पेजेस लिख सकते हैं। लेकिन वो तब होता है जब आपका सोचने का और लिखने का अमल जो है वो एक साथ चलता रहे। थोड़ा सा भी डिले आता जाए सोचने में और लिखने में, तो आप 3 से 4 मिनट लूज कर जाते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेंगे ना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि शुरू में आप 3 पेजेस को हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगा के लिख रहे हो, आगे चल के आप 4 पेजेस को उसी टाइम में ला रहे हो। ठीक है, तो इस तरह करके ये चीज़ आपकी मैनेज हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी कि हाउ मैनी पेजेस ऑफ आंसर आर इनफ, कि आंसर के कितने पेजेस आप लिखे तो वो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। कई लोग जो हैं वो 8-8 6-6 पेजेस लिख कर, बहुत गंदा लिख कर, बैड प्रेजेंटेशन के साथ और यानी क्वालिटी कंटेंट ना डाल के फेल हो जाते हैं। और कुछ लोग मेरे जैसे जो 3 से 4 पेजेस मैक्सिमम किसी सवाल के अंदर जाते थे, लेकिन उन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स लिए, 70 मार्क्स लिए। तो याद रखिएगा, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, 3 to 5 साइड्स ऑफ पेजेस है, इनफ है अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, 3 साइड्स ऑफ पेजेस, 3 साइड्स ऑफ पेजेस का मतलब जिस पेज पे आप लिख रहे हैं वो एक साइड है, उसी की बैक साइड 2 साइड और उसके सामने वाली साइड जो है वो 3 साइड। तो 3 to 4 पेजेस जो है ना वो आपके लिए इनफ होंगे। 4 पेजेस अगर आप लिख लेते हैं, बस 4 पेजेस की आप बेंचमार्क सेट कर लें, यही आप अब याद रखें। ठीक है, 4 पेजेस आप मिनिमम जो है वो 35 मिनट से पहले पहले आपने क्वालिटी कंटेंट के साथ, जिस तरह मैंने टेक्निक्स बताई हैं, हेडिंग्स बनाना, प्रेजेंटेशन देना, वो सारी चीज़ें आपने
उसी तरह करनी है। जिस तरह मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ ना, बिल्कुल आपने उसी तरह हेडिंग्स भी बनानी है। तो वो आपको तब बनानी आएंगी जब आप साफ सुथरे पेजेस लेकर वाइट पेपर और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन और हेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद है जी कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सवाल के अंदर ज़्यादा बनाएं, ठीक है, क्योंकि उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फिर सब हेडिंग के अंदर उसको पता चल जाता है एग्जाम्पल लिख रहा है अभी, या उस हेडिंग के अंदर से मजीद वो क्या आगे बात कर रहे हैं। तो बजाय कि वो आपका कंटेंट देखे, वो आपकी हेडिंग से ही इंप्रेस होके तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। लेकिन हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जो उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। अच्छा, ये मैं कोई बहुत ऐसी बात नहीं बता रहा जो आपको ना पता हो, बस आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। और याद रखिएगा प्रेजेंटेशन मैटर करती है। मैंने इस बात को नोट किया है और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। जिन सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी दी है, मुझे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हैं। ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन का ये मतलब है कि मैंने ज़्यादा हेडिंग्स डाली, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेडिंग्स डाल दी, कंटेंट ऐसे यानी तरतीब वाइज लिखा कि जैसे मैं पीडीएफ के अंदर लिखता हूँ बिल्कुल उसी फॉर्मेट के ऊपर उसी तरह मैंने लिखा, तो मेरे मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो ये आप भी इस बात को ज़हन नशीन कर लेना। उसके बाद ये है कि उर्दू या इंग्लिश में करें। वैसे तो आप यानी लैंग्वेजेस के जितने भी हैं, जैसे उर्दू का पेपर हो गया, पंजाबी का हो गया, फ़ारसी का हो गया, ये तो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ही सॉल्व करने हैं। लेकिन बाकी जितने भी हैं वो आप उर्दू या इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि इंग्लिश में ही दें, क्योंकि इससे ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इंग्लिश एस्से की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप इंग्लिश एस्से की अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप हर सब्जेक्ट को उसी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये याद रखें, अगर आपने उर्दू में पढ़ा हुआ है तो आपके लिए इंग्लिश प्रॉब्लमेटिक होगी, वहाँ पे आप फेल हो जाएंगे। तो याद रखें, जिस लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हैं कि आप उसको समझा सकते हैं, आप उस लैंग्वेज में लिखें, आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। उर्दू में लिख के भी लोग 70-80 नंबर लेते हैं, इंग्लिश में भी लिख के, ठीक है। कोशिश करें, वैसे ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि इस्लामियात को कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखें अगर कंफर्टेबल है। क्योंकि मैंने उर्दू के अंदर अटैम्प्ट किया था, मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं, हालांकि मेरी इस्लामियात के अंदर मेरी प्रिपरेशन और जो प्रेजेंटेशन थी वो थोड़ी वीक थी, लेकिन लोगों ने इसके अंदर इंग्लिश में अटैम्प्ट करके 60-70 मार्क्स भी लिए हैं, ठीक है। तो इस्लामियात का पेपर जो है ना वो मैटर करता है कि आप आयात ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, मैंने कम लिखी थी, ठीक है। फिर इस्लामियात के अंदर मैटर करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेज और आर्गूमेंटेशन दें, ठीक है। तो यहाँ इस्लामियात में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी थी, लेकिन ये आप याद रखें कि कोशिश करें इस्लामियात को ना इंग्लिश में अटैम्प्ट करें अगर कंफर्टेबल है। नहीं है तो उर्दू के अंदर लोगों ने अटैम्प्ट करके इस्लामियात में भी 65 नंबर एक कैंडिडेट है जिसने लिए थे हमारे बैच में। तो उर्दू के अंदर भी अटैम्प्ट होके अच्छे नंबर आते हैं। डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन पे और आप कितना या कितना क्वालिटी का लिखते हैं, कैसे बना के लिखते हैं, ठीक है। अब ये है कि पीएमएस 2024 की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। देखें, या तो मई में होगा या जून में होगा। ये मैं लास्ट जो हमारा ईयर का एक्सपीरियंस था ना उसकी बेस पे बता रहा हूँ। उसमें भी मार्च जो है वो लास्ट डेट थी अप्लाई की। इस दफ़ा तो शायद मार्च के एंड तक थी या मार्च से पहले थी, लेकिन इस दफ़ा फिर लास्ट टाइम जो था वो पेपर था 15 मई को, लेकिन वो 9 मई इंसिडेंट के बाद वो फिर चलेगी जून के अंदर, ठीक है, डेट। लेकिन इस दफ़ा जो है वो मई के अंदर, ये मिड में या मई के एंड में एक्सपेक्टेड है, या फिर जून के शुरू में या जून के मिड तक, ठीक है। तो मई आप अपने जहन में रखें कि 15 मई जो है वो मेरी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने सारी तैयारी ख़त्म करनी है, ठीक है। एक मंथ पहले जो है वो उसका स्केड्यूल आ जाएगा कि इस तारीख को पेपर है आपका, और एक वीक बिफोर जो है वो आपकी डेट शीट या रोल नंबर स्लिप जो होती है वो भी आ जाएगी कि इस तारीख को ये पेपर होगा, ठीक है। तो आप इस बात के लिए तैयार हैं, मेंटली तैयार है। देखिए, अगर कोई कहता है कि जुलाई में है या अगस्त में है तो आप उस बेस के ऊपर रिलैक्स ना हो जाए, ठीक है। आप अपनी तैयारी को मई 15 तक टारगेट रखें, 10 मई तक या 1 मई तक आप कहें कि मैंने तैयारी ख़त्म कर देनी है। उसके बाद जितना टाइम होगा ना वो आप चाहे तो, अगर जुलाई में भी होते हैं ना एग्ज़ाम, तो आप चाहे वो रिलैक्स करें या रिवाइज करते रहें, लेकिन 1 मई से पहले पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। याद रखें, जो टाइम की कदर करेगा ना, जो टाइम पे काम करेगा, उसी को फ़ायदा होगा एग्ज़ाम पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। आपके मज़ीद कोई सवाल आते हैं तो आप लिखें, अगर मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरे पास उनके जवाबात होंगे तो मैं आपको सेटिस्फाइंग आंसर देने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये मेरा सारा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैंने किसी अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद से तैयारी की। मुझे जो जो प्रॉब्लम्स आई अपनी जर्नी के दौरान और उनका जो मैंने हल निकाला या जो उनसे गो थ्रू होने के बाद मैंने फ़ायदा उठाया है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक भी पहुँचे। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है प्रोसेस, और मतलब वो कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह हम तैयारी करें। लेकिन जो सेकंड टाइम कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों को सुन लें, जो एक दफ़ा फेल हो चुके हैं या किसी सब्जेक्ट में रह गए हैं,
तो अब इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करके आपने नेक्स्ट मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर लिख दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालात जो हैं उनके जवाबात वो एक लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो बना के आपको देता रहूं साथ साथ। थैंक यू।